डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अब सिंस मेरे साथ सभा में बैठे हैं तो थोड़ा सा कुछ मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। देखिए, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे अपना। डेली बाइट्स लास्ट 9 डेज से एक 9 डे मीट जो कंडक्ट कर रहा था वो आज टेक्निकली कंक्लूड हो गया। तो इट रियली फील्स गुड, ग्रेट कि आप कोई प्लान बनाते हो तो आप उसको सक्सेसफुली कर लेते हो ना, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है वो। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पता है मेरे लिए भी ना करना उसको आसान नहीं था। वो चाहे 9 डे का मीट है, तुमको चाहे लग रहा है सर तो ये कर ही रहे हैं और सब सारा चल रहा है और ये वो फलाना ढिकाना। देखो ऐसा नहीं है भाई, किसी भी चीज़ में मज़ा ढूंढना पड़ता है और मज़ा उस चीज़ में लाना पड़ता है। ठीक है, और जब भी आप कुछ इस तरह का प्लान बनाते हो ना, आप थोड़ा सा भी डीरेल होगे ना, थोड़ा सा भी, तो अगर आप तुरंत ट्रैक पर कैच नहीं किए ना तो आप भयानक वाला डीरेल हो जाओगे। ठीक है, किसी भी प्लान बनाने को, जैसे अब अनाउंस तो मैंने कर दिया कि हाँ 9 डे पर मीट होगा और ये वो सारा कुछ, लेकिन अभी आप उस बात को समझ नहीं रहे हो कि चेयर पर बैठना, 3 घंटे लगातार एकदम बैठना, बोलना, और फिर वो घंटे भर में वो चीज़ यूट्यूब पर भी रिलीज़ हो जाए, और वो शॉर्ट चाहे 1 ही मिनट का है जहाँ पर सर आके बता रहे हैं कि डे 4 पर क्या होने वाला है, डे 5 पर क्या होने वाला है, लेकिन उसको बनाने में 1 मिनट नहीं लगता है। ठीक है, देखो वो चाहे तुमको 1 मिनट का दिख रहा हो, बनाने में 1 मिनट नहीं लग रहा, वो भी तब जब मैं एक्सटेम्पोर सिंगल गो में सही रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, करेक्ट मैं देखता हूँ मेरे को क्या क्या बोलना है, और वो ऑलमोस्ट 59-60 सेकंड पर आगे रुक जाएगा। ठीक है, बिना कुछ कट पिट के सीधा, जैसे लोग क्या करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं, एडिट करते हैं। आप मेरे वीडियोस देखोगे कुछ एडिटेड नहीं रहता है, कोई ऐसा बहुत म्यूजिक भी नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता अपने को सिंपल सॉर्टेड सीधा सीधा पसंद है काम, क्योंकि काम में दम है ना, म्यूज़िक की आवश्यकता नहीं पड़ती है मुझे। ठीक है, आपकी आवाज़ में दम रहे वो, कि उस पर कोई सुर की आवश्यकता ना पड़े। खैर हाँ, अभी सब प्लान व्लान बनाएंगे, ठीक है करना है। तो अब होता क्या था, आप उस बात को कैच नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लो कि इवनिंग में 3 घंटे आप लगातार बोल रहे हो ना, तो आप तो लगातार चल रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं थकान होती है शायद। ठीक है, नॉट प्रिसाइजली, मतलब नॉट मेंटली, लेकिन फिजिकली बॉडी का अपना एक लिमिटेशन है कि आप चेयर पर बैठे हुए हो सारा कुछ, और उसके बाद फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करना शॉर्ट, और फिर आप देखोगे लास्ट आप लोगों के बैच में लास्ट फ्यू डेज में मेरी ही क्लास ज़्यादा हुई है आप लोगों के साथ। ठीक है, उसके बाद क्लास भी लेना, एंड अभी बाकी के फैकल्टीज़ का भी क्लास होगा, तो तुमको यह एहसास होगा कि सर की रिकॉर्डिंग भी जल्दी आती है और लोगों और टीचर्स की तुलना में। शायद मेरी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास नहीं आई है अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो उसको यूनिफॉर्म रखना ना मेरे लिए भी ईजी नहीं होता है। अब कई दिन से सेशन चल रहा था, तो परसों या कल मॉर्निंग में मेरी मदर ने मुझे बताया कि अरे इस बार नवरात्रि जो है 8 ही दिन का है, और पूजा जो है इस बार नवरात्रि 9 डेज़ का नहीं। जैसे उन्होंने बोला तो मैं डाइनिंग पर बैठा था, मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी 8 ही दिन का है, मैंने तो 9 दिन का सेशन अनाउंस कर रखा है, मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो एक होता है ना कि एक रैंडम से थॉट क्रॉस करता है। तो भाई देखो, कामचोर हर कोई होता है। तो मैंने श्रेया मैम को फ़ोन किया, मैंने बोला कि यार वो 9th डे वाला सेशन करना ज़रूरी है क्या? वो जहाँ इग्नू के बारे में बात करना हो तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर यार अभिलाष प्लान बनाया हो तो कर लो। हमने कहा अच्छा, आज मॉर्निंग में मैंने फिर बोला, हमने कहा चाहा जाए तो इग्नोर किया जा सकता है, कह नहीं कर ही लो। ठीक है, अब देखो ऐसे कोलीग भी होने चाहिए जो थोड़ा तुम मतलब सुनो डिनाई कर रहे हैं, तुम्हारे कंफर्ट स्पेस के साथ वो कंफर्ट में एंटर नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा, कह रही तो फिर अब देखिए अब हुआ क्या, क्यों, अब देखो कैसे आदमी डीरेल होता है। अब कल इवनिंग में क्या हुआ कि मेरे कुछ कजन्स वगैरह आ गए हैं, तो जब मैं सेशन में था तभी बार बार सब फ़ोन कर रहे थे। ठीक है, नीचे आके बैठे रहे होंगे गेस्ट रूम में, तो फिर फ्री हुई, तो हमने कहा भाई क्या चल रहा है, तो फिर मैं भी थोड़ा भटक गया, बहक गया। ठीक है, और मुझे लगा हाँ हाँ चलते हैं, मोमोज़ खाते हैं, डोसा वोसा खाते हैं, और चलते हैं वहाँ लेक पर और फलाना ढिकाना। अब यार ये सब चीज़ें इतनी टेम्पटिंग रहती हैं कि हमने कहा चलो 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 ठीक है। तो उसमें से एक कह रहा था नहीं हम घर जा रहे हैं, हमने कहा चलो मैं पे कर दूंगा। तो कह रहा अच्छा आप पे कर देंगे। हमने कहा ठीक है चलो भाई। तो फिर हम लोग वहाँ गए। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या होता है यार, देखिए देखो कैसे हो रहा है। अब होता क्या है कि अमूमन सेशन खत्म होता है तो प्लान पहले ही आगे का रेडी रहता है, काम पहले ही रेडी रहता है। अब मैं चला गया,
आया 10 बजे, 10 बजे जैसे ही आया, ऑफिस में कुछ काम करने के लिए लोग आ गए, उनको कुछ प्रिंट व्रिंट निकालना था, तो वो ऑफिस में बैठ गए सामने आधा घंटा, तो कुछ और नहीं करना पड़ रहा था। 10:30 बज गया, तब तक पता चला खाना नहीं खाए हैं, खाना खा लिया, 11 11:30 बज गया। क्या रह गया? जो सेशन कंप्लीट हुआ था वो अपलोड नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा क्या रह गया? हमेशा आपने देखा होगा 9 डे सेशन में एक दिन पहले ही आ जाता है कि अगले दिन क्या टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन आज वाले में टॉपिक देर से आया दोपहर में, क्योंकि जस्ट मैंने एक दिन पहले मोमो और डोसा खाना डिसाइड किया था। ठीक है, वो लेट गया। मॉर्निंग में मैं साइट पर जाता हूँ, वहाँ नहीं गया क्योंकि इस काम को ख़त्म करना था। और इवनिंग में आज क्या हुआ है कि वो सारा डिले चल रहा था, तो अब आज मेरी क्लास है, तो अभी आज वाला जो सेशन हुआ था तो नहीं हो पाया पब्लिक। लेकिन वो बात सरफेस पर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एकदम ऑलमोस्ट, एकदम समझ लो रेखा पर, एकदम फाइनल रेखा पर पहुंच गए, एकदम एंड पर ये बात हुआ। तो क्योंकि अगर बीच में किसी दिन भी मैं ये डिरेल होता ना, तो फिर आगे के सेशन सिंक्रोनाइज वे में नहीं हो पाते, या होते तो रिकॉर्डिंग नहीं आ पाती टाइम से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, मेरे जैसा व्यक्ति जब उस चीज पर काम कर रहा है, जो कि एक पार्ट ऑफ उसका प्रोफेशन भी है, अगर वो भी थोड़ा सा भटक रहा है तो भटकी जा रहा है। ठीक है, ये तो कहो कि वो मोमोज और डोसा का आइडिया लास्ट डे पर आया था, 8th डे पर। अगर वो आइडिया 2nd डे 4th डे पर आता ना, तो सारे सेशन लेट हो रहे होते, और एक रिकॉर्डिंग अगर पेंडिंग हो जाता है तो बाकी का सब पेंडिंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आज ही मैं क्लास कर रहा हूं, तो अब क्या है, तुम्हारे पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं आया है, आज वाला सेशन नहीं गया है, पब्लिक नहीं हुआ है, और आज का रिकॉर्डिंग एक और हो गया। और क्योंकि ये क्लासेस 2-2 ढाई घंटे की होती है, तो ये रेंडर होकर अपलोड होने में भी समय लगता है, वो भी एक अलग टाइम है। तो अब होता क्या है ना कि ऐसे आदमी फंसते जाता है। तो मैं सोच रहा था कि यार, मतलब मेरे लिए तो ये प्रोफेशन है, पार्ट ऑफ वर्क है, पार्ट ऑफ, मतलब मुझे आई लव डूइंग दिस जॉब। तब ये सिचुएशन आ जाता है कि अगर हल्का सा मैं भटकता हूं, तो सोचो पूरा प्लान और प्रोग्राम ही डिस्टर्ब हो जाता है। और प्लस डीप डाउन मेरे दिमाग में ये बात भी हाउंड कर रही थी कि अच्छा, कुछ समय पहले मैंने टीम वालों के साथ 75 डे प्लान बनाया था, तो उन लोगों को झाड़ पे चढ़ा दिया, वो सब कंप्लीट कर लिए, हम खुद ही नहीं किए। फिर 21 डे प्लान बनाया न्यू ईयर में, वो सब कंप्लीट कर लिए, फिर मैं रह गया। हमने कहा कम से कम इस 9 डे में तो कम से कम स्टूडेंट्स के लिए जो है लगातार होना चाहिए सारी चीज़ें। थैंकफुली मैं कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप देखिए, नॉर्मल मेरे जैसे व्यक्ति को भी करना रहे तो बहुत दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भटकाव ऐसा है ना कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, भटकना नहीं पड़ता है। डिमोटिवेशन ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, डिमोटिवेट होना नहीं पड़ता है। गिरना ऐसा है, गरीबी ऐसी है कि बाय डिफॉल्ट आप तक आती है। ठीक है, गरीबी ऐसी है और गिरना किसी भी चीज़ में ऐसा है, और ऑनेस्ट ना रहना एक ऐसा है, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि बाय डिफॉल्ट हम तक आती हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम तक आती हैं। बस कुछ भी बेहतर करने के लिए ना यार, आपको सोचना पड़ता है यार, और थोड़ा सा अपने प्लान और आइडिया पर स्टिक रहना पड़ता है। ठीक है, प्लान और आइडियाज़ आप लोगों के पास भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के पास प्लान्स और आइडियाज़ हैं। आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट आते हैं। बस आप में और आपके प्लान में एक ही दिक्कत है, आपके पास प्लान ज़रूरत से ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन है कम। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी है कम। और बाकी भटकाओ तो तुम्हारे ऊपर भी है। जैसे मैं सोने जाता हूँ तो मेरा फ़ोन मुझे पुकारता है कि स्वीट हार्ट, आई एम अवेलेबल फॉर लेट नाइट, वाई डोंट यू कॉल मी फॉर एन आवर एटलीस्ट। कुछ तो रील खिसकाओ उसमें आगे। ठीक है, और कई बार तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे ना, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी देख रहे होते हो, रील्स भी तुमको और जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है, स्पीड भी ये हो जाता है। तो यार ये भटकाओ सब भी अवेलेबल है। ठीक है, और ये सारा कुछ करने में ना मेरा थोड़ा सा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया। मैंने स्लीप साइकिल अपना सही कर लिया था कि मैं 12-1 बजे तक तो सो ही जाऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। वापस से स्लीप साइकिल मेरा चला गया है मॉर्निंग में 10 AM पर उठने का। ठीक है, विच इज़ रियली बैड एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ठीक है, 1-2 दिन में इसको सही कर लूँगा। एंड मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ प्लान बना रहे हो, कंसिस्टेंसी में दिक्कत आ रही है, और आज आप कुछ प्लान बना रहे हो, तो इवन इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्जीक्यूट, it is going to be a hell lot difficult for you. It is not going to be easier. प्लान बनाते समय प्लान ये सोच के ही प्लान बनाओगे, ये ईजी नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरा चीज़, डिस्ट्रैक्शन और डिरेलमेंट आपके पास आएगा। चॉइस तुम्हारा है कि तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। डिस्ट्रैक्शन और डिरेलमेंट मेरे पास भी आया। और हाँ, थोड़ा सा मजा लेने जाओगे ना, तो समस्या बस यही है
कि हम सब ऐसे बीइंग हैं कि हम लोग थोड़ा सा मजा लेने जाते हैं, बस उसी में डूब जाते हैं। क्योंकि भाई मजा की भी टेंडेंसी हो, तुमको खींच लेता है, जैसे शॉर्ट्स और रील अपने पास खींच लेते हैं हम लोगों को, हमारा फोन हम लोगों को अपने पास खींच लेता है। ठीक है, एक बीच मैंने सोचा था कि अपने फ़ोन से यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दूंगा, तो मैंने बहुत सर्च किया, हमको पता चला अभी फ़ोन का सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा अगर ये करोगे तो। फ़ोन से यूट्यूब नहीं यूज़ कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा, मतलब मिनिमम नशा इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, तुम अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट तो तुमको लेना ही पड़ेगा। आप फ़ोन खरीदिए, लिटरली देखिए बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को समझना होगा कि भाई फोकस्ड रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। कोई भी प्लान बनाते हैं तो मेरे लेवल पर दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं ये प्लान आपको फ्रॉम माई हार्ट आई एम शेयरिंग, कि जब मुझे दिक्कत हो रहा है तो सोचिए आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ यस चैतन्य। Sir, actually, it's possible to uninstall. यूट्यूब, Yes, sir. आई नो, लेकिन सॉफ्टवेयर क्रैश करने Yeah. का डर रहता है। No, 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 sir. बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, सुनिए, पता भी नहीं चलेगा। ये वाला रिस्क नहीं लेना मेरे को। नहीं सर, मैंने कर रखा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने कर रखा है, तो आपके यस सॉफ्टवेयर सर। देखिए, योर फोन इज लाइक प्रोन टू साइबर अटैक्स। ये सब बिल्कुल सेफ है, हल्का कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा रूट ये सब नहीं करना पड़ता। और यूट्यूब के लिए तो मैं बेसिकली ब्रेव यूज करता हूँ, उस पर नो एड्स फीचर जो होता है। देखो सुनो, Yes. ये जो तुम कह रहे हो ना कि बिल्कुल सेफ होता है, पहले आप इस लायक हो जाइए कि आपका डेटा ऐसा कुछ ऐसा करते हो कि आपके फ़ोन में ऐसी चीज़ें आए। ना ना हाँ, यूट्यूब सर, जब आप होता अनइंस्टॉल क्या है ना कि करते हम हो कोई फोन से। सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, हम बेसिकली सम कमांड लाइंस यूज करते हैं। जो आप जो जब हम फोन यूज करते हैं तो एक यूजर क्रिएट होता है, तो कमांड लाइंस क्या करती हैं कि उस यूजर के लिए यूट्यूब हटा देती है। अगर आप उसे वापस रीसेट करेंगे फोन को तो यूट्यूब वापस आ जाएगा। आ जाएगा, बट उस टाइम के लिए जो करंट यूजर है उनके लिए यूट्यूब हट जाता है। समझे? यूट्यूब से मुक्ति पाने के लिए पहले तो इतना तुमको शिक्षा लेना पड़ेगा कि कमांड लाइन ये करें और वो करें। मतलब तुम बताओ, तुम फ़ोन लिए हुए हो, तो जब नया फ़ोन में पहली बार सॉफ्टवेयर डालते हो तो सोचते हो अभी जल्दी से स्टार्ट कब होगा, ये क्या, ये एग्री स्केप और ये सब लगा रखा है। सर, आजकल के मोस्टली सॉफ्टवेयर फोन्स में ब्लॉटवेयर इतने होते हैं कि ये सब थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ता है। नहीं वो ठीक है, वो मैं मान लिया। वैसे तो फ़ोन को कम यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पासवर्ड 16 डिजिट का रखो, थंब इम्प्रेशन रहे ही ना, और वो भी इतना क्लिष्ट रहे कि 4 डिजिट तो तुम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करो उसमें। जब टाइप करने में तुम्हें मेहनत लगेगा तो खुद ही नहीं यूज़ करोगे, अब तो सिंपल है भाई, अंगूठा लगा लो। ठीक, वो सब तो तरीके हैं ही। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी फोर्सफुल डिस्ट्रैक्शन को भी रोक रहे हैं तो क्या उस टाइम को हम प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये भी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि ये ईजी नहीं है। ठीक है, ये कठिन है मेरे लिए भी, ये कठिन है आपके लिए भी, बस इतना समझ लो किसी के लिए ईजी नहीं है। ठीक है, और ये एक तरह का चैलेंज है जिससे आपको बाहर निकलना होगा। बाकी की चीज़ें खुद ही सॉर्टेड हैं यार। ठीक है, बाकी की चीज़ें करने के लिए कुछ विशेष नहीं करना होता है। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो किसी बैच में मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाया उन्होंने भी है, आप में और उनमें बहुत मामूली फर्क है चीज़ों को एक्सप्लेन करने को लेकर। आपको बस ये समझना है कि तुम एज ए स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करते थे और तुम्हारा एज ए स्टूडेंट वहां पर बैठ के क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल आज क्या प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट भी फेस करते होंगे। ठीक है, ये सारे घर के इश्यूज, ये फ्रेंड्स, ये कलीग्स, और सब अपनी जगह पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट वी लिटरली नीड टू मेक सम बैलेंस। ठीक है, हो सकता है कि आपने पीक आवर में कोई प्लान बनाया है और उस समय वो आपका मोमो खाना आपको ज़्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर कर दे, क्योंकि तुम सिर्फ मोमो नहीं खा रहे होते हो। ऐसा नहीं टेबल पे आया तुम खा लिए, तुम सोचे आधा एक घंटा बाहर चले जाए, वहाँ थोड़ा आधा एक घंटा और दे दिए, आने के बाद सोचे आधा घंटा और बैठ लेंगे। नाउ दैट सिंपल आइडिया ऑफ मोमो टुक 3 hours ऑफ योर्स ड्यूरिंग योर पीक आवर। अब यही सब एग्जाम के समय होता है। अब जैसे मान लीजिए धीरे धीरे एग्जाम करीब आ रहा है, अब इस तरह का छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन ना आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा, क्योंकि अब आप करीब पहुंच रहे हो।
ठीक है, अब आप करीब पहुंच रहे हो। तो अब आप समझिए कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, आप छोटे से छोटा डिस्ट्रैक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको सेलेक्ट होना है, प्रोवाइडेड कि मुझे अपना 9 डे सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करना था। ठीक है, अदरवाइज डिले कर दो या 8 ही करो, कौन पूछने आ रहा है? ना मेरे टीम वालों की हिम्मत हमसे पूछे, ना कोई बच्चा पूछेगा। बच्चा ये पूछेगा सर सेशन होने वाला था क्यों नहीं हुआ? अरे किसी अनकंडीशनल कारण से पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, और टीम वाले भी उससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, सर को क्या कहें हम। तो हाँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट सिंपल फॉर अस। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे आप एकदम फाइनल डे के करीब पहुँचते हो वैसे वैसे चीज़ें और डिफिकल्ट होती जाती हैं। तो आप देखिएगा कि इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस अगर आपके पास आते हैं तो आप केपेबल एनफ रहिएगा, मेंटली एम्पावर्ड रहिएगा इस चैलेंज को लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप वो चीज़ कर पा रहे हो आप सक्सेस के ऑलरेडी बहुत करीब हो जाते हो, क्योंकि जो कुछ भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसको एग्जाम में आप बेहतर ढंग से प्रोड्यूस कर पाते हो बेसिकली। चलिए खैर, इसी पॉजिटिव नोट पर थोड़ा सा जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एंड अपनी थोड़ा जनरल अवेयरनेस से क्लास पर आ जाते हैं। एंड लास्ट क्लास में हम लोग एनईपी पर बात कर रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, कहीं हम लोगों ने चीज़ों को छोड़ा था। कोई मुझे बताएगा क्या कि इसके पहले कितने एजुकेशन पॉलिसी आ चुके हैं? मैंने क्या बता रखा था आप लोगों को? चुके हैं सर इसके पहले। सॉरी एक सेकंड जाना, एक सेकंड, आप हैंड रेस के लिए जाना। हाँ, ये अनमोल। सर 3 आ चुके हैं, कोठारी कमीशन, एनसीटीई और फिर वो एनईपी। अच्छा, एनसीटी नहीं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। हाँ 1966, then 1986, फिर 2020। हाँ, यस जैनब। सॉरी सर, आई फॉरगॉट टू रेज कोई दिक्कत नहीं जैनब, बताइए। हाँ जी सर, पहले कोठारी कमीशन आया था 1986 66 66 देखो और फिर एनईपी 1986, फिर एनईपी 2020। सुनो देखो जी। कोठारी कमीशन ना बेसिकली बना था, अबे मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा, एक सेकंड क्लास। हाँ, कोठारी कमीशन बना था 1964 में, 66 तक इन लोगों का रिपोर्ट आने में लगा। तो बेसिकली कंट्री में तो 68 में ये रिपोर्ट पूरा लागू हुआ था, लेकिन आप 1966 के अराउंड ध्यान रखिए। तो ये हो गया, उस समय भी नेशनल पॉलिसी था एजुकेशन में जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं। फिर आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, फिर आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो क्लास क्या हम लोगों को क्लियर है? दिलराज कौर, क्या हम लोगों को क्लियर है ये बात कि टोटल 3 एजुकेशन पॉलिसीज आए हैं? यस सर। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आता है ना, पूरा शिक्षा व्यवस्था को ही चेंज करता है। चेंज नहीं करता है, मतलब कहने का सेंस है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसका जो प्रभाव का क्षेत्र है पूरे शिक्षा व्यवस्था पर ही होता है। जैसे बीच में यूनिवर्सिटी कमीशन आया, यूजीसी आया, यशपाल कमेटी आई, ये सब बहुत लिमिटेड एरिया पर फोकस करते हैं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा तो देखोगे पूरा कार्यप्रणाली पर ही फर्क पड़ेगा। पता चलेगा बीएड ही 4 साल का हो गया, बीएड 1 साल का हो गया, बीएड 2 साल का हो गया, ग्रेजुएशन 3 से 4 साल वाला हो गया, पीजी उसके बाद 1 साल का हो गया। इस तरह की चेंजेस तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत मेजर चेंजेस आपको एजुकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। बस है क्या कि आप सब इसके साक्षी हैं कि भैया 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तुम इसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। टेक्निकली होना तो क्या चाहिए कि हर 10 साल पर एक ढंग का एजुकेशन पॉलिसी आते रहना चाहिए। तो शिक्षा हमारे देश में जितना इंपॉर्टेंट है उतना एजुकेशन पॉलिसी आया है 70 साल में। ठीक है, 70 से 80 साल में टेक्निकली बताऊं, क्योंकि बहुत कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है भाई। अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है। मैं तो काम करते करते मैंने तो यहाँ तक सीखा है कि इंडियंस के अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा बेसिक रीज़न उनका एजुकेशन का ही है। मतलब जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट में एजुकेशन की व्यवस्था है, उससे हम लोग बहुत पीछे चल रहे होते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट डे नीड्स हैं उससे हम लोग बहुत पीछे चल रहे होते हैं। करिकुलम सिलेबस बहुत पीछे चल रहा होता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी नए चेंजेस आए हैं वो कुछ बेहतरी के लिए होंगे और शायद उससे आप कुछ बेहतर श्योरली गेन कर रहे होंगे। खैर, थोड़ा सा आ जाते हैं कि देख लेते हैं क्या दे रखा है एनईपी में। तो अनमोल, काइंडली रीड इट फॉर मी। The National Education Policy 2020 (NEP 2020), launched on 29 July 2020, outlines the vision of India's new education system. NEP 2020 focuses on 5 pillars: affordability,
accessibility, quality, equity, and accountability. To ensure continual learning, it has been crafted consistent with the needs of the citizens as a demand for knowledge in society and economy, called for a need to acquire new skills on a regular basis, thus providing quality education and creating lifelong learning opportunities for all, leading to full and productive employment and decent work as enlisted in United Nations Sustainable Development Goals 2030. Forms the thrust of NEP 2020. The new policy replaces the previous National Policy on Education 1986 and forms a comprehensive framework to transform both elementary and higher education in India by 2040. थैंक यू. क्या लिखा हुआ है? द न्यू पॉलिसी रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. ठीक है, अब एनईपी 2020 लागू हो गया तो पुराना वाला जो पॉलिसी था उसको रिप्लेस कर रहा है. अच्छा एक बात सोच के देखो, पिछला वाला एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? 1986 में. 1986 से 2020 कितना कुछ बदल गया है, तब जाके हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आया है. आप देखिए कितना टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, क्या नहीं बदल गया 2020 तक. ठीक है, तब जाके हम लोग जागे कि भैया हाँ एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए जहां पर न्यू स्किल्स एक्वायर करने का टेंडेंसी होना चाहिए लोगों में रेगुलर बेसिस पर. कितने लोगों में है? मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं 50 लोगों को पढ़ा रहा हूं तो उसमें 5 भी ऐसे बच्चे हों जिनमें ये टेंडेंसी हो टू एक्वायर न्यू स्किल्स ऑन रेगुलर बेसिस. एनईपी का यही विजन है कि आने वाले समय में ये ज़रूरत है. फिर क्या कह रहा है कि भैया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ये अभी आगे समझेंगे, उनको भी मीट करने के लिए. और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला है, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करता है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1986 को रिप्लेस करता है. ठीक है क्लास. खैर, बैकग्राउंड ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे समझ लेते हैं. ऊषा काइंडली रीड इट. Background of NEP. The NEP 2020 replaces the National Policy on Education of 1986. In January 2015, a committee under former Cabinet Secretary T.S.R. Subramanian started a consultation process for the new education policy. Based on the committee report in June 2017, the draft NEP was submitted in 2019 by panel led by former Indian Space Research Organization ISRO Chief Krishna Swamy कस्तूरी Kasturi रंगन. तो एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, एक बहुत फालतू छाप क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि हाँ कि एनईपी जो है किस कमिटी ने, मतलब कौन उसका चीफ था या क्या थे, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी ने एनईपी का वो दिया है. के कस्तूरी रंगन, जैसा कि लिखा हुआ है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन. कोमल क्लियर है कि एनईपी को किस कमिटी ने रिकमेंड किया? चीफ कौन था उसका? यस सर. कौन था? के कस्तूरी रंगन. के कस्तूरी रंगन. ठीक है, नाम सुना है पहले कभी? नहीं सर. ठीक है, तो आज से ध्यान रखिएगा कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने दिया. ठीक है, थोड़ा न्यूज़ सुना करिए. हाँ जी सर. अच्छा देखो क्लास, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ सुना करो, तो यहाँ पर एक मैं जनरल सा बात बता रहा हूँ, बताइए कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से. आप सब लोगों के दिमाग में यहाँ तक आते आते एक बार तो ज़रूर ख्याल आया होगा कि अच्छा हम रेगुलरली न्यूज़ सुनेंगे, रेगुलरली न्यूज़ देखेंगे या रीड करेंगे या न्यूज़पेपर देखेंगे या यूट्यूब पर न्यूज़ देखते रहेंगे या फॉलो करेंगे. दिमाग में आता है कभी कि रेगुलरली सुनेंगे, देखेंगे या फॉलो अप करेंगे या न्यूज़पेपर देखेंगे, और पहली बार ही पढ़ो तो कुछ इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, 1-2 दिन भी इंटरेस्ट नहीं रहता है इसमें हमारा. ठीक है, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने. ठीक है, यस, एक्सेप्ट स्नेहा किसी ने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया. अच्छा ठीक है, ओके. आप लोगों को कभी लगा है कि न्यूज़ पढ़ना चाहिए एंड फिर लगता है कि अबे कहाँ पढ़ें, फिर नहीं पढ़ पाता है आदमी, नहीं हो पाता है, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा. ठीक है, ठीक है. देखो यार, जो भी लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना यार, देखो यार, कुल जमा बात जानते हो क्या है कि तुम सोचते हो न्यूज़ देखेंगे, करंट अफेयर्स देखते रहेंगे, और कई बार होता है कि यूट्यूब पे उधर वीडियो देखते रहेंगे जनरल अपने आप को अवेयर रखने के लिए, और फिर तुमको लगता है कि एक दिन न्यूज़पेपर उठाते भी हो, कभी कभी न्यूज़पेपर उठाया भी है गलती से तुमने. ठीक है, ऐसा नहीं केवल समोसा खाने के लिए उठा रहे हो. ठीक है, मान लो कभी उठाया भी तो भी बहुत कुछ इंटरेस्ट खास आता नहीं है. जानते हो क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है
इंटरेस्ट, उसमें कुछ तुम ऐसा नहीं पढ़ रहे हो या देख रहे हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अभी हमसे क्लास की शुरुआत में मृत्युंजय कोई तो कह रहा था कि सर वो पॉलिटी बहुत आपने सही से एक्सप्लेन कर रखा है, इंटरेस्ट आ रहा था, समझ में आ रहा था। सोचो जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा हो, तब इसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो आर्टिकल सामने आएगा, खुद ही रीड कर लोगे क्या लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है। आपके न्यूज़पेपर रीडिंग के समझ में और नासमझी में बस यहीं तक का फर्क है, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अच्छा, न्यूज़पेपर में क्या प्रॉब्लम है कि न्यूज़पेपर में जो भी मेजर पेजेस है ना, न्यूज़पेपर के बीच में जो भी मेजर पेजेस हैं वहां पर वही बातें लिखी रहती हैं जो मैं बोल रहा हूं। जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल वाला पेज है वो सब इंटरनेशनल न्यूज़ से भरा रहेगा। अब तुम कल का अखबार उठा लेना, हर जगह तुमको स्टॉक मार्केट क्रैश, अमेरिका सैंक्शन और ये वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा कि अमेरिका का टैरिफ वॉर और ये वो फलाना ठिकाना। तुमको समझ में ऐसे आएगा ही नहीं क्या काहे का टैरिफ वॉर और काहे मार्केट नीचे जा रहा है, क्या स्टॉक नीचे गिर गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारा 1 रुपया भी तो नहीं लगा है। तुम 10,000 रुपया लगाओ मार्केट में, तुमको अगले दिन से समझ में आएगा कि अमेरिका में किसी को छींक आया है कि नहीं। पहले कुछ तुम्हारा स्टेक पर हो तो। मान लो मेरे पास रिलायंस का 100 स्टॉक है तो मेरे को बहुत क्लियर है कि रिलायंस का मार्केट का रेट क्यों गिर रहा है इस समय। मतलब समझ रहे हो, मैं नहीं चाहता हूं समझना, मैं समझना नहीं चाहता हूं इस बात का, आई डोंट वांट टू नो। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत रायता फैला हुआ है पहले से, ठीक है, मैं इसको नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन पता क्यों जानना पड़ेगा। ओ डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉन क्रेजी एंड इज पुटिंग लॉट्स ऑफ टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा डिस्टर्ब चल रहा है, टैक्सेशन का वो चल रहा है, कंपनीज अनसर्टेनिटी है, मार्केट लगातार गिर रहा है, जिससे कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी ओपेक कंट्रीज वगैरह इन सब ने डिसाइड किया है कि भैया क्या रिसेशन का डर है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं तगड़े से, ठीक है। $65 प्रति बैरल पर आ गया है, 90 पर चल रहा था, 90 पे चल रहा था, 65 पर आ गया। क्यों? मंदी के डर से। और रिलायंस क्या काम करती है सबसे बड़ा, कोई बता सकता है? रिलायंस का सबसे उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ओके, कोई बताएगा एग्जैक्टली रिलायंस करती क्या है, जिससे सबसे बड़ा उसका कैश काउ क्या है रिलायंस का, सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमाती है रिलायंस? सर टेलीकॉम कंपनी। यही सब तो गलत फहमी, टेलीकॉम तो कुछ नहीं है, टेलीकॉम तो झाड़ दे सब तो गिर जाए, ठीक है। और कुछ सोचिए। अब देखो यहाँ क्लास में किसी को पता ही नहीं कि रिलायंस करती क्या है, और हमेशा नाम सुन रहे हो, वो राधिका मर्चेंट का एंट्री देख रहे हो, शादी देख रहे हो, अनंत अंबानी और ये वो दुनिया भर का देख रहे हो, तुमको यही नहीं पता है कि उसका पैसा है कहाँ से। बस यही देखो आप, मैं आपको गरीब नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपके बौद्धिक गरीबी में पैसा कमाने में, ज़्यादा पैसा नहीं कमाने में, इन्हीं सब चीज़ों का फ़र्क है। मेरी समझ रहे हो, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरा 9 डे वेबिनार और ये सब दुनिया भर का चल रहा है, उसके बाद ही मैं जानना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। जिस दिन तुमको पर्पसफुली बाय डिफ़ॉल्ट ये जानना पड़ जाएगा, तुम ऑटोमेटिक समझ लेना कि तुम इंडिया के टॉप 1%, टॉप 10% में आने वाले आ गए हो, कि तुम बाय डिफ़ॉल्ट अब रिच बनने वाले हो या रिच हो तुम, ठीक है। और रिच से मैं मानसिक अमीरी की भी बात कर रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक रूप से बात कर रहा हूँ, एंड फाइनेंशियल भी, ठीक है। तुमको चाहे लगे अरे सर आपने वो गरीब कैसे कह दिया, मेरे दादाजी का यहाँ से ज़मीन था, ऐसे आँख उठा कर देखो तो जहाँ तक दिखाई देता था वहाँ तक मेरे दादाजी का ज़मीन था, बहुत अमीर हुआ करते थे हम लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लगते हैं ऐसे कैसे गरीब कह दिया। मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप इकॉनमी में बहुत पीछे चल रहे हो। इकॉनमी में पीछे चल रहे हो तो जानते हो प्रॉब्लम क्या है, उस इकॉनमी में जो पैसा है उसमें से तुम खुद के लिए कुछ निकाल भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि ये बात जानने के लिए तो आप 15 साल 18 साल के तो भी पर्याप्त है। आप बुक में पढ़ा करो भाई, रिलायंस का सबसे बड़ा काम जानते हो क्या है? पेट्रोलियम का है, जो चैतन्य ने कह रहा था, कहीं कुछ हद तक पहुंचा था वहां पर, जामनगर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर में, गुजरात में। और इंडिया में पेट्रोल हार्डली, बहुत बेयरली कुछ मिलता है। पूरी दुनिया से ये लोग करते क्या, क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं, जामनगर की रिफाइनरी में पर डे 1.23 लाख लीटर्स पेट्रोलियम रिफाइन होता है, पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। और तुम सोच लो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कितना बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी का इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। और दुनिया के और अगल बगल तमाम देशों में इंडिया पेट्रोल रिफाइन करके बेचता है, क्योंकि हम लोग ये सऊदी अरेबिया और इन लोगों से हम लोग क्या खरीदते हैं,
इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है भाई। मिडिल ईस्ट में टेक्नोलॉजिकली बहुत पुअर हैं वो सब। मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं, जितनी कंट्रीज हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में बहुत पुअर है। सोचो कि इंडिया उनसे पेट्रोल उनका ज़मीन से निकालता है, प्यूरीफाई करता है, और हम लोग बेच रहे होते हैं कि ये रहा वैसलीन, ये रहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये रहा उसका शैम्पू, ये रहा फलाना ठिकाना, ये सब इंडियंस बना रहे होते हैं। रिलायंस का सबसे बड़ा कैश काउ वही है, जामनगर की रिफाइनरी, जहाँ पर अनंत अंबानी रिसेंटली जमतारा, जो आपने सुना होगा कि एनिमल्स के लिए उसने बनाया है, और ये वो जामनगर में ही है। ठीक है, बेसिकली पूरा शहर बचा रखा है रिलायंस ने वहाँ। तो सबसे बड़ा उसका वो है। तो कहने का मतलब है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डिमांड नीचे जा रहा है, तो रिलायंस का रेट स्टॉक का नीचे आ रहा है, तो मेरा घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और परचेज करो, क्योंकि पेट्रोलियम का रेट एक दिन तो ऊपर जाएगा ही। तो जिस दिन तुमको ये सब बातें समझ में आने लगेंगी उस दिन तुम पैसा कमाने लगोगे, सिंपल। ठीक है, और कहीं पर भी तुम काम कर रहे होगे तो तुम्हारा सैलरी के साथ साथ जो है हर काम में शेयर बनने लगेगा। वो शेयर क्या है, बेसिकली मनी ही है, और क्या। ठीक है, सैलरी कितना बढ़ जाएगा, ना तुम 20,000 से सैलरी से अमीर हो सकते हो, ना 40,000 से, और हाँ ना 60,000 से भी अमीर नहीं हो सकते हो। प्रॉब्लम ये है, तुम 20,000 सैलरी है, 40,000 है, 60,000 है, उन दोनों केस में तुम उससे ऐसा नहीं है कुछ बहुत अमीर हो जाओगे। तो देखो यार, इसीलिए बस आपका न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं आता है, समझे। कल के न्यूज़पेपर आप खोलिएगा, जो मैं कह रहा हूँ आप लिटरली ओपन करके देखिएगा। जो बातें मैंने चर्चा की तुमको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा, एडिटोरियल पे देखने के लिए मिलेगा, ट्रंप का फोटो देखने के लिए मिल जाएगा, चाइना का काउंटर वो देखने के लिए मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। कल के अखबारों का यही न्यूज़ है। ठीक है, अब सिंस है क्या कि तुम उससे कनेक्टेड नहीं हो, तो तुम्हारे लिए वो अखबार पढ़ना, वो करंट अफेयर पढ़ना कभी मोटिवेशन आया भी खोलने का तो कोई रुचि नहीं है। तो मान लो मेरे आगे कोई अखबार आया, हम चाय लेके बैठे हैं, तो होगा कुछ नहीं करूंगा। बस होगा क्या, मान लो ऐसे रखा हूं तो बस होगा क्या, ऐसे बैठे हुए अखबार पे पेपर उठा के पढ़ेंगे, अबे यार, मतलब ऐसे कर तो आर्टिकल ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा। तो बस इतना ही ध्यान दीजिए कि अगर आप उस चीज़ को रीड कर रहे हो, आप नहीं कैच कर पा रहे हो, तो बस यही फर्क है कि आप समझ नहीं रहे हो कि बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो कभी ऐसा हो तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि लॉन्गर टर्म पे सुलझेगा। पहले थोड़ा आप कंटेंट नॉलेज गेन करिए, पहले आपको बेसिक पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, फिर तुमको थोड़ा सोसाइटी के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, वरना नहीं समझ में आएगा तो फिर अपना सोशल मीडिया बना, डिबेट करते रहो कि वक्फ सही है कि गलत है। ठीक है, अब वक्फ की कमाल की बात यह है कि ना तो उसका ना आम मुसलमान से लेना देना है, ना आम हिंदू से लेना देना है, लेकिन दोनों डिस्कस कर रहे होंगे, बता रहे होंगे सही है कि नहीं है, क्योंकि एक न्यूज़ वो भी है कवर करने के लिए। तो चॉइस आपकी है कि आर्टिकल्स में से आप क्या गेन कर रहे हो, मतलब कैसा वैल्यू आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो। चलिए खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी नोट पर कि ये समझते हुए कि देखो भाई कि न्यूज़पेपर पर रीड करना है, कुछ आर्टिकल रीड करना है, तो क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये सिंबल उम्बल देखा है भाई कभी, लाल कलर का प्लस वाला? अबे हॉस्पिटल, डॉक्टर, वैन, ये सब देखा है कि नहीं भाई, ये प्लस का सिंबल? Yes, sir. हाँ, तो बस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस से वो सिंबल वो आता है, और डॉक्टरी वाला जो देखते हो। ठीक है, तो साजिया रीड करिए जरा। The International Committee of the Red Cross is a humanitarian organization based in Geneva, Switzerland, and 3-time Nobel Prize laureate state party to the Geneva Convention of 1949 and its additional protocol of 1977 protocol and 2005, and have given the ICRC a mandate to protect victims of international and the internal armed conflict. ओके, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का क्लास हेडक्वार्टर कहाँ है? Geneva, Geneva, Switzerland. जेनेवा, स्विट्जरलैंड। Geneva. ठीक है, तो ध्यान रखो। कल्पना कहाँ है हेडक्वार्टर? Geneva, Switzerland. जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखो ये इंटरनेशनल कमिटीज के हेडक्वार्टर कहाँ हैं तुमको याद होना चाहिए, आईपी के पेपर में पूछता है भाई। ठीक है, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, मेडिकल वेडिकल में आपने देखा होगा, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब थोड़ा आ जाता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुन रखा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दे रखा है। जैनब,
Yes, sir. रीड करिए। Jesus. The United Nations (UN) is an intergovernmental organization whose purpose is to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation, and be a center for harmonizing the actions of nations. It is the world's largest and most familiar international organization. The UN is the UN is headquartered on international territory in the New York City and has other main offices in Geneva, Nairobi, Vienna, and The Hague, home to the International Court of Justice. The UN was established after World War II with the aim of preventing future wars, succeeding the rather ineffective League of Nations. ओके। देखो क्लास, दुनिया में एक वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सभी देशों ने मिलकर इसको बनाया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि वॉर न हो, 2 कंट्रीज कभी वॉर में ना उलझें, ठीक है। अब क्या बोला जाए, मतलब देख रहे हो ना, पिछले 2.5 साल से रसिया यूक्रेन वाले लड़े पड़े हैं, तो ये इतना एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है कि 2.5 साल से चल रहा है, ठीक है। उसको किस हद तक सुलझा पाए आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई अब है तो है, मतलब पता है, एक जेन्युइन सोचिए, क्वेश्चन उठना चाहिए माइंड में। हाँ यस आजिया, हाँ। तो सही, मतलब वॉर होने से प्रोटेक्ट कैसे करता है ये? हाँ, इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस के मेथड बना रखे हैं, बहुत सारे जो है कंट्रीज़ का इसमें वो है, आपके अगेंस्ट वोटिंग होगा, आपको आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है, कोई कंट्री आपका साथ नहीं देगी, ये सारे तरीके बना रखे हैं। दुनिया भर के इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो सब आपको प्रोटेक्शन, एड, फाइनेंशियल एड, ये सब प्रोवाइड करना छोड़ देंगे, ठीक है। इकॉनमी क्रैश करने लगी, खुद ही वॉर में नहीं उलझेंगी। बट देन कम्स व्लादिमीर पुतिन कि होल्ड माई बियर प्लीज़, ठीक है। वो अपनी विस्की की गिलास सामने वाले को पकड़ा देते हैं, पकड़ो जरा एक सेकंड, ठीक है। अब देखो कि पिछले 2.5 साल से रशिया यूक्रेन में लगातार वॉर चल रहा है और रशिया पर इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं जितने नॉर्थ कोरिया पर नहीं लगे हैं, इतने सैंक्शंस लग रखे हैं। इनफैक्ट कि इंटरनेशनल पैसा नहीं ट्रांजैक्शन कर सकता है रसिया। आपको पता होना चाहिए, बैंक में आप जाते हो 2 तरह का कोड होता है, एक IFSC कोड, एक स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया है रशिया को इन लोगों ने, स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से। पूरे इंटरनेशनल सैंक्शंस, वर्ल्ड बैंक, IMF कोई पैसा देने को रेडी नहीं है। सो मच सो दैट कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, डोमिनोज, मैकडी सब छोड़ के हट गए रसिया। लेकिन भैया तब भी वॉर लड़ रहा है, तो अब आप देख लीजिए कि यूएन किस लेवल पर एफिशिएंट है, क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन बनता है इस पर, ठीक। क्योंकि देखो यार, वो वॉर ऐसा नहीं कि 4 दिन चला और यूएन ने कदम आगे बढ़ा के रोक लिया, नहीं रोक पाया। क्यों जानते हो क्यों? एक बड़ी दिक्कत है यार, यूएन वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो कंट्रीज लीड कर रहे हैं, वो सब भी तो उस वॉर में इनडायरेक्ट वे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे यूएन कौन लीड कर रहा है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, ठीक है, ये सब, और यही सब वॉर में वहाँ इन्वॉल्व हैं, तो यूएन काम कैसे करेगा? समझ रहे हो भाई? यूके इन्वॉल्व है, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये सब कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, ये सब यूएन के टॉप कंट्रीज हैं, तो वहाँ वॉर रुकेगा कैसे? खैर, लेकिन ठीक है, हमारा उस डिबेट में नहीं जाना है। मैं बस आपको एक ह्यूमरस वे में समझाना चाह रहा था कि भाई देख लो, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, कितना एफिशिएंट है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, ठीक है। तो खैर, तो इंटरनेशनल एक वो है, और द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि यूएन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लीग ऑफ नेशन, जो बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? कोई दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूएन किस लिए बनाया गया है? वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। वर्ल्ड वॉर 3 प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जब न्यूक्लियर बम चलेगा तो ऐसे यूएन वाले अपना हाथ लगा कर रोक देंगे, ठीक है, कि हे अस्वस्थामा, ब्रह्मास्त्र अपना वापस लो, तुम भी, हम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले रहे हैं, ठीक है। यूएन वालों के पास जो है
पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ऐसा यूएन में पावर दिया गया है। खैर, तो यूएन क्या है, सैंक्शंस, बहुत तरह के इनके ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल कमिटीज़ और ये सारा कुछ आपको बना हुआ यूनाइटेड नेशंस में देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, क्या क्या है क्लास? अरबिक, चाइनीज, Russian, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, 6 लैंग्वेज है। क्या पूछना, अगर मान लो फेल करना होगा तो क्या पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन? ऑप्शन में पता चलेगा 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, क्योंकि नॉट लिख दिया है। ठीक है, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, नोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत चिंता का विषय नहीं है। टोटल कितने यूएन में मेंबर है? 193। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चेक कर लीजिएगा यही है कि नहीं, वैसे यही है, क्योंकि एक बार कोई सेक्रेटरी जनरल बनता है तो 9 ईयर्स के लिए रहता है। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है क्लास? एंटोनियो गुटेरेस। अबे बोलो, Antonio Guterres. एंटोनियो गुटेरेस, कम से कम इसी बार जुबान पे तो ले आओ। ठीक है, अब आ जाते हैं यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। ठीक है, देखो उसी यूनाइटेड नेशन से क्या कर रखा है, दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो दिलराज कौर, Yes, sir. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सर, रिसोर्सेज को हम ऐसे बचा के चले कि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हें यूज कर पाए। गुड, वेरी गुड। कृतिका, यस सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है? मतलब बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब बेसिकली मीन्स कि हम फ्यूचर के रिसोर्सेज को सेव करते हुए प्रेजेंट जनरेशन में उतना ही यूज करें ताकि फ्यूचर में भी वो काम आ सके। नहीं समझ में आया, क्या करना है बताओ, मतलब कैसे कि- बताओ। हाँ, प्रेजेंट में इतने ही रिसोर्सेज यूज करें कि अभी की जनरेशन को भी सेटिस्फाई कर सके और फ्यूचर के लिए भी रख सके। फ्यूचर की जनरेशन को भी जरूरतों की दिक्कत ना हो। ठीक है, यस सर। देखिए क्लास, सबको समझ में आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब? ठीक है, यस सर। कल्पना, Yes, sir. वेलकम टू पिंकी। कल्पना क्या है मतलब? सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है जो अभी प्रेजेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं जो काम हैं, उनको हम इस तरीके से बचाएं ताकि जो प्रेजेंट की जनरेशन है वो उसे यूज कर पाए और फ्यूचर की जनरेशन भी उसे यूज कर पाए। ठीक है, ठीक है। अमन, समझ में आ रही है बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? यस सर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हम क्लियर हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो क्या आप ये बात समझते हो कि यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो मतलब उद्देश्य क्या है उन गोल्स का? गेटिंग Yes, द sir. पॉइंट कि उन गोल्स का उद्देश्य क्या हुआ? फिर जो 17 गोल्स बनाए होंगे, क्या अचीव करने के लिए बनाया जा रहा है? समझ रहे हो ना, क्या अचीव करने के लिए, कि इस हिसाब से कि आज की व्यवस्थाओं को इस हिसाब से बनाए कि हमारी आज की भी जरूरतें को साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन की जरूरतें भी पूरी हों। तो यूएन के क्या है ना, 17 गोल्स हैं क्या करने के लिए? टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पे यूएन काम कर रहा है। वो 17 गोल्स क्या हैं? देखोगे गोल 1 to 6, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, गरीबी दूर कर देना, जीरो हंगर, हेल्थ के मसले में ये काम करेंगे जैसे इन्होंने कोविड-19 में किया था, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, जैसे जेंडर इक्वालिटी इस लेवल पर काम किया, जैसे देखोगे अमेरिका में आज तक कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं रहा है। अमेरिका के 200-300 सालों के इतिहास में आपको पता होना चाहिए आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रही है। लेकिन अमेरिका से पूछो कि तुम्हारे कंट्री में घुस के कह देगा, अरे महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनके कंट्री में आज तक एक तो नहीं बन पाया है। और हमारे यहाँ लोकसभा का स्पीकर, देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री सब बन चुके हैं। ठीक है, खैर, वाटर एंड सैनिटेशन, एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिटी, सस्टेनेबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, ओशंस, बायोडाइवर्सिटी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स, ये सब इनके 17 गोल हैं दुनिया में एक दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए। ठीक है, डन है? अमन, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यूएन की वेबसाइट पर एक बार आप लोग ऐसे ही विजिट कर लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लीजिएगा क्या दे रखा है।
ठीक है, मतलब देखो यहाँ जो मेंशन है इतना पर्याप्त आपके समझने के लिए, लेकिन बस जस्ट सेइंग कि एक बार विजिट कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको यूनाइटेड नेशंस के देखने के लिए मिल जाएंगे, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, एक बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। कृतिका अरोड़ा, काइंडली रीड। The International Labour Organization (ILO) is a United Nations agency whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards. Founded in October 1919 under the League of Nations, it is the first and oldest specialized agency of the UN. The ILO has 187 member states, 186 out of 193 UN member states plus the Cook Islands. It is headquartered in Geneva, Switzerland. क्लास ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? दुनिया में जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जो भी मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है, जो भी वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, उसके लिए एक सेट मानक सेट करना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेट करना, उनके सामाजिक और उनके आर्थिक हितों का हमेशा मुखर रूप से ख्याल रखने का उद्देश्य है बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है क्लास? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, यस चारुल, यस प्लीज। सर पिछले स्लाइड में मुझे कुक आइलैंड्स का नहीं समझ आया। अरे कुक आइलैंड एक जगह है, मतलब बहुत छोटा सा आइलैंड है। तो ये कहा जा रहा है कि 186 जो यूएन में टोटल 193 मेंबर हैं, उसमें से 186 ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग कुक आइलैंड्स। ठीक है, कुक आइलैंड छोटा सा आइलैंड है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कुक आइलैंड लिखा हुआ मैंने, हो सकता है छोटा सा द्वीप होगा बस। ठीक है, इसलिए अलग से मेंशन कर दिया कि वो भी है। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सैंक्शन लगाने का मजाक पता है क्यों उड़ रहा है? क्योंकि उसने सैंक्शन लगाते लगाते एक ऐसे आइलैंड पर सैंक्शन लगा दिया जहाँ पर केवल पेंगुइन रहती हैं। तो उन्होंने उस आइलैंड का भी नाम लिख दिया था कि इस पर भी 10% टैरिफ, इससे भी यूएस से कोई ट्रेड होगा तो 10% टैरिफ। और वहाँ रहती क्या है पूरे आइलैंड पर पता है? पेंगुइन्स। वहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं, उस पर भी 10% टैरिफ लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखो कि मीम सब आजकल बना रहे हैं पेंगुइन्स को लेकर, इसीलिए क्योंकि भाई लिस्ट बनाते बनाते उस आइलैंड का भी नाम लिख दिया, तो वो आइलैंड हाईलाइट हो गया है क्योंकि बहुत छोटा सा आइलैंड है। ठीक है, अब तुम उसको भी सैंक्शन में डाल दिए हो तो खैर। आ जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे। पिंकी कैमरा ऑन रखिए एंड ऑल अदर्स, यस प्लीज क्विक। यस पिंकी माथुरिया जी सर। जी रीड। The food is the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ) is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. It was founded on 16 October 1945. The FAQ is composed of 195 members, including 195 countries and the European Union. It is a headquartered in Rome, Italy, Okay. and the maintains. ओके, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है क्लास? रोम इटली। रोम इटली में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में। डन है। जियोग्राफी में लेक्चर में मैंने ग्लोब दिखाया होगा, तो दिखाया होगा रोम कहाँ है, आई मीन इटली कहाँ है। ठीक है क्लास, सबको क्लियर है? इटली कहाँ है मैप में वर्ल्ड के? नहीं क्लियर है तो क्लास के बाद गूगल पे सर्च करोगे, देखोगे ग्लोब पर इटली कहाँ है। ठीक है, इटली का कैपिटल है बेसिकली रोम। तो वहाँ पर क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में। ये ध्यान रखेंगे, जनरल अवेयरनेस में चीज़ पूछता है तो ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए जो करा रहा हूँ बीच बीच में। हाँ, आ जाते हैं यूनेस्को पर। स्नेहा रीड करो, वेलकम टू अनमोल। माइक स्नेहा माइक। United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO
Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defenses of peace must be constructed. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO is a specialized agency of United Nations. It seeks to build peace through international cooperation in education, the science and culture. It is also a member of United Nations Sustainable Development Group, a coalition of UN agencies and organizations aimed at fulfilling the Sustainable Development Goals. UNESCO's headquarters are located in Paris, and the organization has more than 50 field offices around the world. It has 193 members Okay. and ओके, 11 थैंक यू. इट हैज़ 193 मेंबर्स और हेडक्वार्टर कहाँ है क्लास यूनेस्को का? Paris. पेरिस में. पेरिस कहाँ है? फ्रांस में. ठीक है. सिंस वॉर्स बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन. भैया कोई भी लड़ाई क्या है पहले आपके दिमाग में आती है. ठीक है. इट इज द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन दैट डिफेंसेस फॉर पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड. भाई फिर हम ही लोगों का दिमाग भी है जो पीस और डिफेंस, इसके लिए हम लोगों को जो है एक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है. यूनेस्को उसमें बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहता है. इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना. ऑफन जब पूछता है तो फुल फॉर्म ही पूछता है. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को. ठीक है अमन, याद हो गया? यस सर. हाँ, क्या है बताओ. यूनाइटेड नेशंस, एक सेकंड है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक. कल्चरेशन. ठीक है. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यार देखो, पता है गलती तुम यहाँ पर नहीं करोगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को में 4 ऑप्शन दिया रहेगा और क्या लिखा गया रहेगा? यूनाइटेड नेशंस इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तुमको लगेगा हाँ ये भी सही है यूनेस्को का फुल फॉर्म. सोचो एजुकेशनल को इंजीनियरिंग कर दें, कोई दिक्कत है क्लास? यस सर. दिक्कत है कि नहीं? यस सर. हाँ तो Yes, बस sir. ऑप्शन में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में सब वैसा ही वैसा लिखा रहेगा. और एजुकेशनल लिखा है ना, उसको बहुत चूल करना होगा तो लिख देगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और एक में लिख देगा एजुकेशनल. ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ. कठिन करना रहता है वो यही कर देंगे. तुमको पढ़ा हुआ तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा पेपर में ये क्या है. ठीक है, तो फुल फॉर्म वगैरह ठीक से इन सब चीज़ों का देखते रहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्म्स है, फ्रीक्वेंटली यूज होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा. ये बिल्डिंग देख लो भाई, बड़ी सी है. क्या कर सर, ठीक ही लग रहा है, कंक्रीट वंक्रीट का बना हुआ है. ठीक है, वो क्या है? बिल्डिंग क्या थी? सर आई थिंक यूनेस्को headquarters. वर्ल्ड बैंक. जी, तो रजिया, Yes, sir. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस है रजिया? कुछ क्या कहना चाहोगी कुछ? अमन ट्राई करिए जरा. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या अंतर है? सर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ. सर वर्ल्ड बैंक तो आई थिंक जहाँ तक पूरी कंट्रीज को फंड देता है, अच्छा. प्रोवाइड करता है फंड. और आईएमएफ क्या करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ का मुझे नहीं पता है, मैंने एटलीस्ट मतलब सुना भी नहीं है. सुने भी नहीं हो? नहीं सर. वर्ल्ड बैंक के बारे में सुने, बस बैंक लगा हुआ है इसलिए. नहीं, वर्ल्ड बैंक का सर मैंने 1-2 आर्टिकल्स या फिर कई न्यूज में सुन रखा है वर्ल्ड बैंक का, लेकिन आईएमएफ का तो मुझे अभी पहली बार सुना. अच्छा कृतिका, यस सर. क्या अंतर है? सर वर्ल्ड बैंक जैसे सारी कंट्रीज को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है. अगर किसी कंट्री में समझ गया. कभी आईएमएफ क्या लोन करता है ये वगैरह, बताओ. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सर शायद से फंड्स वगैरह से रिलेटेड होगा और कुछ वर्ल्ड सारे बैंक क्या देता countries. है? वो लोन देता है. हाँ, ये फंड देते हैं. ऐसे ही कुछ होता है. देखो कृतिका, जब मैं स्कूल में था तो मैं यही करता था. The basic difference between the World Bank and IMF is, as we know about the World Bank, that it lends loan, and IMF, from the name itself, it is clear that it is a
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो मैं यही लिख रहा होता। क्या बोला मैंने क्लास, कुछ मतलब निकला नहीं, लेकिन 2 लाइन मैंने आंसर लिख दिया और फिर अंत में मैं लिख देता था बिकॉज। बट वी अंडरस्टैंड हाउ एवर देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। ये सब लिख कर मैं आंसर खींच रहा होता था। ठीक है, तो थैंक यू कृतिका। वेलकम टू साजिया। जी साजिया। सर मेरे को थोड़ा सा पता है, जो मैंने वो पढ़ा था तो कि मतलब वो फंड प्रोवाइड करता है, वो मतलब लोन ही प्रोवाइड करता है, बट ये है कि जो IMF होता है वो ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करते हैं, उनका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होता, और वर्ल्ड बैंक जो होता है वो ज्यादा वक्त के लिए भी मतलब अच्छा ठीक है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या डिफरेंस? चैतन्य। सर वर्ल्ड बैंक बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है, और आईएमएफ होता है वो पॉलिसीज पे हेल्प करता है कंट्रीज की। जैसे रिसेंट में पाकिस्तान की पॉलिसीज किस पे उन्होंने मतलब कंडीशंस इम्पोज किए थे, तभी जाके आपको लोन ये सब देंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज में हेल्प करता है आईएमएफ, एंड वर्ल्ड बैंक वो भी पॉलिसीज में हेल्प करता है, बट उसका मेन आई बिलीव कि उसका मेन काम लोन देने का है। ठीक है। अच्छा मृत्युंजय। हाँ सर ये वर्ल्ड बैंक तो सर एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, लोन देना ये सब चीजें, और IMF तो सर वाइड लेवल पे, जैसे लास्ट ईयर जो ब्रिक्स सम्मेलन भी जो हुआ था उसमें करेंसी चेंज करने की बात हुई थी, वो भी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंडर, और भी मतलब जो मॉनेटरी या करेंसी से रिलेटेड इंटरनेशनल जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें किस तरीके से कैसे क्या रेगुलेट होगा पॉलिसीज। सही है, जिसको जो लग रहा है सब बता रहे हैं अपने हिसाब से, बिजनेस वर्ल्ड और ये वो। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, फेयर एनफ। ठीक है, ठीक है, अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा आते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिएगा मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीज़न आप भी देखिएगा कैच कर पा रहे हैं। देखो यार, वर्ल्ड बैंक इज जस्ट लाइक एनी अदर बैंक जो लोन देता है, बस वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को लोन देता है। तो तुमको बैंक लोन किस लिए देता है? किसी भी डेवलपमेंट वर्क में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ बनवा रहे हो, तो उसी तरह वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को लोन देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, जिस तरह आम आदमी बैंक से लोन लेता है, उसी कंट्रीज क्या कर सकती हैं? वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए। और हाँ, जब तुम बैंकरप्ट चल रहे हो, तुम्हारा दिवालिया निकला हुआ है, तुम्हारा सिविल खराब चल रहा है, तुमको बैंक लोन देगी? नहीं। No. तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का भी है। जो कंट्रीज कटोरा लेके बैठे हैं उनको लोन नहीं देती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बिल्कुल बैंक की तरह है। जो अमीर आदमी जिसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादा बेहतर कर रहा है, उसी को ज्यादा लोन भी देगी। ठीक है, प्योर बैंकिंग। और जो आदमी कटोरा लेके बैठा है उसको बैंक तो लोन देती नहीं है, घुसने भी ना दे अपने ऑफिस में बैंक वाले। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज भी हैं जो कटोरा लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी कंट्रीज ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं उनको पैसा देती है IMF। और उनको जब IMF पैसा देती है ना, तो उनको बताती है कि तुम अपना घर कैसे चलाओगे। उनके पॉलिसी लेवल में घुसती है IMF कि तुम क्या करोगे, कितना टैक्स लोगे। अगर तुम बैंक से लोन लेके आए हो तो बैंक थोड़ी ना बताती तुमको कि शाम को तुम मटर पनीर खाओगे, कि जो है मशरूम खाओगे, कि कटहल की सब्जी खाओगे। बैंक बताती है क्या ऐसा कुछ तुम्हें? हाँ, बैंक ऐसा कहती है क्या कि शाम को ज़्यादा नॉनवेज खाओगे और वेज खाओगे और ये वो रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाओगे, या डोमिनोज जा रहे हो, मैकडी जा रहे हो, तो अगले महीने EMI देने में दिक्कत होगा। बैंक तुमसे कभी कहती है क्या ये बातें? नो सर। ठीक है, नहीं कहती है ना। तो वर्ल्ड बैंक भी कंट्रीज को नहीं कहती है, लेकिन IMF कहेगी कि तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, तुम केवल दाल रोटी खाओगे। IMF तुमको बताएगा कि तुम्हारे टोल पर 100 रुपये टैक्स लेते हो, टोल पर 200 रुपये लो। पेट्रोल पर कितना सब्सिडी देते हो? सर 100 रुपये के पेट्रोल पर 20 रुपये सब्सिडी रहता है। ऐसा है, 1 भी रुपये सब्सिडी नहीं रहेगा, पेट्रोल आज से 150 रुपये। तो IMF तुम्हारा पॉलिसी कवर करने लगेगा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एकदम बैंकरप्ट हो गया था, उसके रेलवे के पास भी सिर्फ 24 घंटे का ही चलने भर का तेल था। ठीक है, तो पाकिस्तान को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान अपना सऊदी अरेबिया और भी इधर उधर गया तो कुछ कहीं से कुछ मिला नहीं। क्योंकि देखो यार, तुम भी किसी रेगुलर भिखमंगी को कहाँ तक मदद करोगे? ठीक है, तो अब सऊदी अरेबिया और वाले भी क्या ही करेंगे?
2 बार पहुंचोगे, कह दोगे मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर बम रखे हैं, ये रखे हैं, वो रखे हैं, तो सऊदी का शेख कहेगा चलो भाई दे दो इसको 1 बिलियन, क्या पता कल को काम ही आए अपने। एक बार फिर पहुंचाया, चलो यार दे दो इसको, दे दो थोड़ा सा, फिर तुमको सऊदी अरेबिया में जाओगे, भाई रखे अपना बम हमें नहीं चाहिए, तुम कटोरा लेके बैठो वहीं पर, तब तुमको IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमको बेल आउट पैकेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कंट्री क्रैश कर जाएगी, खाने पीने रहने के लिए दिक्कत हो जाएगा, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, तो फिर IMF के पास जाते हैं। तो पाकिस्तान रिसेंटली IMF के पास गया लोन लेने, IMF ने भाई अपने टर्म्स कंडीशन रख दिए पूरे। IMF ने पता है पहला चीज क्या बोला, कि तुम सीपैक कॉरिडोर बनाने के लिए जो चाइना से लोन लिए हो पहले उसका पेपर दो, कि कितना इंटरेस्ट लेते हो, टोल पर तुम इतना टोल लोगे ये बताओ, पेट्रोल पर इतना टैक्स लोगे। यही रीजन था कि पाकिस्तान में आप देखोगे गवर्नमेंट बैक टू बैक कोलैप्स कर रही है, ठीक है, यही रीजन है बेसिकली। ठीक है, आटा 200 रुपये 250 रुपये किलो, टमाटर 200-300 रुपये किलो, और जस्ट वहीं भारत का जैसे जो बॉर्डर सटा है, बॉर्डर के जस्ट इस पार टमाटर 30 रुपये किलो। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज अगर अपने यहाँ होती है तो पता चलता है साउथ से आ गया, कहीं और से आ गया, नॉर्थ से साउथ में चला गया, साउथ से नॉर्थ में चला गया, मतलब अपना कंट्री इतना बड़ा है कि कभी उस लेवल का इन्फ्लेशन नहीं आता। ठीक है, कि एकदम पता चले आउट ऑफ वे ही सब कुछ महंगा हो गया। तो पाकिस्तान इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो IMF के पास गया था। एक बार भारत के पास भी कटोरा वाली परिस्थिति आई गई थी, भारत ने ऑलमोस्ट ऐसे कटोरा उठा ही लिया था, तब तक जो है बच गया। 1991 के अराउंड जब इकोनॉमिक क्रैश हुआ हम लोगों का, एकदम पूरा आ गया था कि IMF से लोन लेना है, कोई पैसा से नहीं देने वाला था भारत को, इकोनॉमी पूरी क्रैश हो गई थी, क्योंकि अमेरिका वाले कह रहे थे कि भाई हम लोगों को अपने मार्केट का एक्सेस दो, तो मार्केट क्लोज करके रखे हो, भारत को अपना सोना वोना गिरवी रखना पड़ा। ठीक है, और पता है इंडिया को लोन लेने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, भारत की जैसे ही इकोनॉमिक संकट आया, भारत अमेरिका की तरफ देखा, भाई मदद कर दो। अमेरिका का भाई दे आर नो फ्री लंचेस, तुमको ऐसा कैसे लग रहा है कि हम फ्री में खाना खिला रहे हैं। तो इंडिया को बोला, तो इंडिया ने अपना मुंबई पर जो एयरपोर्ट है ना, वो अमेरिका के लिए ओपन कर दिया। तो अमेरिका के फाइटर जेट्स आते थे, यहाँ लैंड करते थे, फ्यूल डालते थे, फिर जाते थे अटैक करने, क्योंकि उनको इजी पड़ रहा था। तुम ये किए, उधर देखा गया कि IMF लोन सैंक्शन कर दिया। तो तुम ये समझ लो कि IMF को कौन गवर्न कर रहा है। ठीक है, ये तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों दुनिया जो है थोड़ा सा अमेरिका के आगे दबती है, क्योंकि पता चला फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगा तुमको। आप सोचिए, मतलब दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है इस बात का, भारत को मजबूरी बस देना पड़ा कि भाई देख लो पैसा चाहिए तो वो एयरपोर्ट खोलो, प्लेन हमारा लैंड करेगा वहाँ पर। तो सारे प्लेन वहीं लैंड करते थे, रिफ्यूल होते थे, फिर अमेरिका अपना जो भी भाई मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान में वॉर में घुसना था, वहाँ से जाके तेल देके जाता था। हाँ ये सर जी, हाँ सर IMF में मतलब हर कंट्री का एक मेंबर रहता है, यानी इंडिया का भी मतलब IMF में भी ये से सभी कंट्रीज उसके मेंबर हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे लोन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन IMF का लोन तभी लो जब मजबूरी हो। ठीक है, कंट्री के एकदम मतलब IMF से लोन लेने का मतलब है कि देश के हाथ में कटोरा आ गया है बड़ा वाला। ठीक है, और पब्लिक की एकदम बैंड बच गई है। ठीक है, तभी कोई कंट्री को IMF की जरूरत पड़ती है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक में बुनियादी फर्क यही है। वर्ल्ड बैंक नॉर्मल जनरल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। जैसे मान लो इंडिया ने ये बोला कि हमको भारतमाला प्रोजेक्ट बनाना है और हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में एक सर्कुलर वे में एकदम भयानक हाईवे हो जो पूरे इंडिया को कवर करता हो, कि सीधे जो है दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से कलकत्ता, कलकत्ता से वापस जो है दिल्ली, ऐसे करके कनेक्ट हो, क्वाड्रिलेटरल बने, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन जाए, कुछ इस तरह का हाईवे बनाना है। तब तुम जाओगे इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास कि भाई ऐसा करो, हमको लोन दे दो, पैसा दे दो, हमको अपने यहाँ रोड बनाना है। रोड बनाने से क्या होगा, हमारे यहाँ इकॉनमी ग्रो करने लगेगी और जो भी टैक्स वैक्स का पैसा जनरेट होगा उससे हम क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक का लोन वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल ग्रोथ का सिस्टम है। लेकिन IMF क्या है, सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व बताने की जरूरत पड़ जाए। तो बेसिकली ये बुनियादी फर्क है वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच में। ठीक है, दोनों वर्ल्ड लेवल पे IMF पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर लेता है एक तरह से। यस यस यस, तुम्हारा पॉलिसी पूरा कंट्रोल करने लगेगा कि तुम क्या करने वाली हो। क्योंकि जानती हो, क्योंकि IMF सीधा ये कहता है कि अबे तुम बैंकरप्ट हुए ही इसलिए क्योंकि तुम्हारी पॉलिसी खराब है। ठीक है, कि जेब में 10 रुपया है, शाम को कह रहे हो मैकडी में जो है सॉफ्ट सर्व खिला दो।
ठीक है, वहाँ भी जाके कह रहे भाई साथ में आलू टिक्की भी दे दो हमको, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो तुमको बताएगा कि भाई ऐसा है, तुम शाम को केवल सूखी रोटी खाओगे और साथ में कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। IMF सर ये कंट्रोल कब तक रहता है, मतलब जब तक कि तुम्हारा इकोनॉमी ट्रैक पर ना आ जाए और IMF को उसका पैसा ना मिलने लगे वापस, ठीक है, जब तक कि तुम्हारी इकोनॉमी ट्रैक पर ना आ जाए और IMF श्योर नहीं कि पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। और हाँ, पैसा क्या वापस मिलेगा, बस इतना समझ लो कि वर्ल्ड बैंक बैंक है और IMF गांव का साहूकार है, वो तुमको पैसा देगा तो अपने शर्तों पर देगा, ठीक है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक। अमन काइंडली रीड। The World Bank is an international financial institution that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital प्रोजेक्ट। देखोगे कैपिटल प्रोजेक्ट लेगा, समझ रहे हो, बड़े बड़े काम के लिए, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कुछ काम कर रहे हो, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है अमन, आगे रीड करिए। The World Bank is the collective name of the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, International Finance Corporation and International Development Association, IDA, the 3 of 5 international organizations owned by the World Bank Group. It was stabilized along with the International Monetary Fund at the 1944 Bretton Woods Conference. After a slow start, its first loan. It was formed by after Bretton Woods Conference, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली कैपिटल लोन वगैरह के लिए यूज होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC कहाँ है क्लास, USA। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस में। फिर हम आ जाते हैं IMF पर। IMF पर देखोगे क्या है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज, ईच ऑफ विच हैज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन द प्रोपोर्शन टू इट्स फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जैसा जिस कंट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सो दैट द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैव द मोस्ट वोटिंग पावर डिपेंडिंग ऑन जिस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। इन लोगों का भी क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, ठीक है। ये लोग क्या है, बेसिकली ऐसे कंट्रीज को लोन देते हैं जिनकी इकोनॉमी एकदम क्रैश कर रही हो, ठीक है। IMF अपनी पॉलिसीज, अपने नियम, ये सारा कुछ लाता है सो दैट कि थोड़ा बहुत आप सर्वाइव कर पाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर। आपने WHO के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सुना रहा होगा, कब, कोविड के टाइम पर, ठीक है। तो ये वही करते हैं जो कोविड के टाइम पर ये कर रहे थे। डन है, तो मृत्युंजय रीड करिए जरा। World Health Organization, the United Nations specialized agency for health, was founded in 1948. Its headquarters are situated in Geneva, Switzerland. There are 194 member states, 150 country offices, 6 regional offices. It is an intergovernmental organization and work in collaboration with its member states, usually through the ministers of health. The WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy options, providing technical support to countries, and monitoring and assessing health trends. It began functioning on April 7, 1948, a date now being celebrated every year as World Health Day. तो क्लास वर्ल्ड हेल्थ डे आज क्या है, 7 अप्रैल, ठीक है। तो आज क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो कब सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 पेपर है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। WHO क्या है, वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ को लेकर पॉलिसी बनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है क्लास, WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब आ जाते हैं नाटो पर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के रिगार्डिंग सुना है, यस सर, ठीक है, आपने बताया, ठीक है। जियोग्राफी वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। नाटो पर आने से पहले देखो समझ लेते हैं। देखो यार, वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ग्लोब को इमेजिन कर पा रहे हो कि वैसे माइंड में। देखो दुनिया का ना सबसे बड़ा बिलियंस का ट्रेड यूरोप और अमेरिका के बीच में होता है, वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। तो होता क्या है ना, ये ग्लोब में जो ऊपर की तरफ है ये क्या है क्लास, नॉर्थ,
और नीचे की तरफ क्या है क्लास, आधे के नीचे की तरफ क्या है साउथ। ये मेरे लेक्चर में आपने देखा होगा जियोग्राफी के, यस सर। ठीक है। तो Yes, सिंस sir. होता क्या है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा है, तो उसी के नाम पर क्या बना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अटलांटिक का जो नॉर्थ वाला एरिया है उसमें ट्रेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड है, ठीक है। जैनब बात समझ में आ रही है? ज्योग्राफी का लेक्चर Yes, देखा है sir. आपने? जी सर, उसमें आपने बताया था ये। जी। तो अब है क्या, बेसिकली जो है अमेरिका ने ये कहा कि विश्व का सबसे ज्यादा बिलियंस का ट्रेड यहां पर होता है, तो इस रूट को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अमेरिका ने एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन बनाया नाटो, ये कह के कि अपने आर्थिक हितों के सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन था क्या अपने आप में ये एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि नाटो के आर्टिकल 5 में इन लोगों ने क्या लिख दिया था कि नाटो के एक कंट्री पर हमला मतलब कि नाटो के सभी कंट्रीज पर हमला, और इस नाटो का मेंबर कौन है, अमेरिका भी है। तो जहां तक बात अटलांटिक ओशियन में ट्रेड की रही, तो वहां तक तो समझ में आता था। समय के साथ ये देखा गया कि अबे नाटो वाले तो बढ़े जा रहे हैं, यहां पर ट्रेड करने के बजाय घुसे जा रहे हैं, यहां पर घुसे जा रहे हैं, यहां पर घुसे जा रहे हैं, सो मच सो दैट कि यूक्रेन तक घुस गए। यूक्रेन घुसने का मतलब समझते हो क्या, तुम रसिया के बॉर्डर पर चले आए हो। अबे यूक्रेन का क्या लेना देना है अटलांटिक ओशन से? तो यही यूक्रेन जो है बार बार कह रहा था कि हम भी नाटो ज्वाइन करेंगे, हमको भी नाटो 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 करना है, ठीक है। तो रसिया ने कान के नीचे एक चपेट दिया कि भाई इससे पहले कि तुम नाटो ज्वाइन करो, पहले ही वॉर में आ जाते हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो समझ रहे हो अमेरिका क्या करता, ये यहां से उठता और चला आता इसके बॉर्डर पर रसिया के। तो इस बात से रशिया को दिक्कत थी, और जायज दिक्कत थी, बिल्कुल होना चाहिए दिक्कत। ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है, कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि रशिया को क्या ही दिक्कत है अगर यूक्रेन शामिल हो गया नाटो में, तो ठीक है। कल्पना को ऐसा लगता है कि क्या दिक्कत है, कोई और है जिसको ऐसा लगता है क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किन बाकी के लोगों को क्या लगता है क्या दिक्कत है? हाँ मृत्युंजय, क्या दिक्कत है? सर स्टार्टिंग में वो यूएसएसआर दो हिस्सों में जब बटी हुई थी, तो ये यूएसएसआर तो सोशलिस्ट में बिलीव करती आ रही है, और ये वो यूएसए तो कैपिटलिस्ट में, तो दोनों की विचारधारा अलग अलग है। तो सुनिए ना, हिस्ट्री में इनका काफी योर आंसर इज लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है। आपका उत्तर किसी प्रश्न की तलाश में है, आप कुछ और बता रहे हैं, कुछ और बात हो रहा है, ठीक है मृत्युंजय, ठीक है, फेयर ना। देखो क्लास, देखो कल्पना, इस बात को तुम बस ऐसे समझ लो, तुम क्या कह रही हो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और तुम्हारे घर के गेट पर के आगे बाहर सड़क है कि नहीं है, तुम ये कह रही हो कि यहां पर एक आदमी खड़ा और तुम्हारे घर में देख रहा है लगातार, और इस आदमी से पूछो तो ये क्या कह रहा है, ये तो सड़क है, हम खड़े हो सकते हैं। सही है ना कल्पना, खड़ा हो सकता है कि नहीं? अरे सड़क है, खड़ा हो सकता है। ये बताओ लगातार खड़ा होकर तुम्हारे घर में देखे, तुम्हारे घर वाले आपत्ति जताएंगे या उसके कान पे बजाने आएंगे कि नहीं? हाँ, तो बस यही काम अमेरिका कर रहा था, यूक्रेन को यही कह रहा था कि भाई ऐसा करो, तो हमारे गुट में आ जाओ, फिर चलेंगे, रसिया को छेड़ देंगे हम लोग। तो रसिया ने कहा इससे पहले वो छेड़े, हम ही छेड़ दे रहे हैं। बात बस इतनी है। देखिए यही फर्क है, तुम ये मत सोचो कि नाटो वाले यहां आ गए तो क्या दिक्कत है, यही काम अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और रसिया, ठीक है, दुनिया के दो एक अलग वैश्विक पावर हैं, एक दूसरे के राइवल हैं कह लीजिए, और अमेरिका एकदम उसके बॉर्डर तक चला है, तो इसका क्या मतलब है? अभी तुम यही कह रहे हो कि सड़क सबके लिए बना और वो खड़ा होकर वहां से देखते रहेगा, एकदम उसके बॉर्डर पे चला आया है, ठीक है। और रशिया कह रहा था यूक्रेन से मत शामिल हो, नाटो में मत शामिल हो, कि ऐसे ही जियो खाओ, अपना जी खा रहे हो। तो रसिया में एक कॉमेडियन, अब जो जेलेंस्की है, व्लादिमीर जेलेंस्की, उसको क्या है, उसको वो कॉमेडियन था, वहाँ का कपिल शर्मा था, वो क्या कहते हैं यूक्रेन का, तो यूक्रेन के लोगों ने उसको वोट करके प्रेसिडेंट बना दिया। तो कॉमेडियन ने क्या किया है, यूक्रेन में ये सिचुएशन कर दिया है कि लोग आने वाली एक जनरेशन पूरी हंस ना पाए। तो कॉमेडियन ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी, क्योंकि पॉलिटिशियन तो था नहीं वो, उसको समझ में आ नहीं रहा था कि अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, कि जो है चाटा मार के बल्ला उसको पकड़ा दिया है। मतलब कहने का मतलब कि अमेरिका आया, पीछे से छिड़ के चला गया यहाँ से, और इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया गेट पर, ठीक है। बात बस इतनी है।
हाँ यस अमन। सर एक सवाल था कि मतलब अमेरिका तब तक उसको सपोर्ट नहीं कर सकता जब तो नाटो में ज्वाइन नहीं कर लेता यूक्रेन। नहीं नहीं नहीं, करने को कर सकता है, लेकिन खुल के सपोर्ट करोगे तो रसिया कहेगा अच्छा लड़ाई करना चाहते हो, न्यूक्लियर बम चाहिए, हमारे पास भी है। ओके सर, तो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं ना, इसीलिए तो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, ओके। आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं। रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ और अमेरिका यूक्रेन को पीछे से पैसा देके सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्ट लड़ेंगे तो रसिया कहेगा ऐसा भाई तुमसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम रखे, अमेरिका के पास 5000 न्यूक्लियर बम है और रसिया के पास 8000 न्यूक्लियर बम है। और तुम जानते हो रशियंस की फिलॉसफी क्या है? रसिया ये मानता है कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा कंट्री है रसिया, और अगर दुनिया में कभी रसिया नहीं रहा तो ये दुनिया जीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो रसिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में ही यही बात है कि कभी ऐसा आया कि रसिया के अस्तित्व पर खतरा हो गया तो ऑटोमेटिक एक कमांड एक्टिवेट करेंगे और 8000 न्यूक्लियर बम फट जाएगा, पूरी दुनिया खत्म। ठीक है, अगर रसिया नहीं रहा दुनिया में तो पूरी दुनिया नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि रसिया जैसा अगर पायस लैंड नहीं बचा तो यही उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है भाई, कि अगर पता नहीं क्या तो द डेड थ्योरी या क्या तो कहते हैं कि रशिया पर अगर ऐसा हुआ तो रसिया अपना सारा न्यूक्लियर जो है खोल देगा, कि हम तो जाएंगे इस सनम, तुम्हें भी ले चलेंगे साथ में अगर कभी ऐसा हुआ तो इसीलिए डायरेक्ट रशिया और अमेरिका उलझना नहीं चाहते हैं। तो ये सब क्या किए, यूक्रेन गए, यूक्रेन को सब बोले आओ 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 नाटो में आ जाओ आ जाओ। अब यूक्रेन में भैया कॉमेडियन आदमी राष्ट्रपति बन गया, उसको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहा हाँ 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 ले लो हमको ले लो। बस अभी सोच ही रहा था कि खींच के कान खींच रसिया जो है बजा दिया। और इससे क्या हुआ, रसिया का भी इज्जत गिरा। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन का ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज इतना हथियार और पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को पीछे से कि यूक्रेन इसीलिए अभी तक खड़ा है। सिर्फ एक दिन के लिए भी ना, सिर्फ एक दिन के लिए यूरोप और अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ दें, एक दिन में यूक्रेन पे पूरा कब्जा हो जाएगा। और रशिया के पास कोई इंटेंशन नहीं था कब्जा करने का, ये खुद ही अपने दरवाजे पे बुलाया उनको। ठीक है, बेवजह की ऐसी चीज में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जानते हो क्या है यार, देखो इंडिया की ना शुरू से पॉलिसी रही है नाम की, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम किसी की तरफ से नहीं है। दुनिया ना दो धड़ों में बटी हुई है, या तो अमेरिका या तो रसिया। और इंडिया से पूछोगे तो जानते हो क्या कहता है इंडिया कहता है भैया ऐसा है, ये दोनों है दुनिया की पुलिस। अब पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो इंडिया का ना बहुत अच्छा दोस्त है ना बहुत अच्छा दुश्मन है। ये इंडिया अमेरिका रसिया दोनों को देखता है, नमस्ते साहब, अपना करके आगे निकल जाता है। इंडिया का स्पष्ट स्टैंड है भैया हम तुम दोनों की तरफ से नहीं है, क्योंकि जो भी कंट्रीज अमेरिका और रसिया के साथ आई हैं और स्टैंड ली हैं, या तो खत्म हो गई हैं या तो अमेरिका के पिट्ठू बन गई हैं। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में डिसीजन खुद क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि हमेशा अमेरिका का पिट्ठू बना था। तुम भारत को देखो कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रसिया क्या कह रहा है अमेरिका क्या कह रहा है। पूरी दुनिया ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया, तो भारत ने रसिया से कहा हमको सस्ता तेल दोगे क्या, तुम्हारे पर सैंक्शन लगा हुआ है। तो रसिया ने कहा भैया मरता तो क्या नहीं करता, ले लो तेल ले लो तुम। लिटरली तो इंडिया क्या कर रहा है कि रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। पूरा रसिया पे सैंक्शन लगा हुआ है, उसके बाद भी इंडिया क्या कर रहा है, रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। और पाकिस्तान में यही बात कहे थे सब पॉलिटिशियन कि हम भी रसिया से सस्ता तेल खरीदेंगे। अमेरिका ने उसका बाल पकड़ा, पानी में मुंह डाल के इसे हिला दिया। ये समझ में आ रहा है तुमको? तेल लोगे तुम तो हाँ तेल निकाल देंगे हम। अब सोचो जिस कंट्री की इकॉनमी गिर रही है उसको सबसे पहले रसिया से तेल लेना चाहिए, लेकिन इंडिया चला गया रसिया से तेल लेने। जानते हो क्यों? कह के साहब हमारे पास इतने सारी गरीब आबादी, हम क्या करें, हमको तो तेल चाहिए जीने के लिए। ठीक है, इंडिया ये कह के इंडिया सस्ते में तेल ले रहा था। और तुमको पता है बीच में भारत की इकॉनमी बहुत खराब चल रही थी, थैंक्स टू ऑयल। इतना सस्ता हो गया था तेल कि भारत सरकार ने इतना अच्छा खासा टैक्स वसूला तेल पर। आपको पता होना चाहिए इंडिया में दो चीज़ें जीएसटी में नहीं आती हैं, पता है? शराब, लिकर और पेट्रोलियम, जीएसटी नहीं लगता है इस पर। जानते हो क्यों? ताकि फिक्स्ड स्लैब ना रहे, सरकार को जितना मन करे उतना टैक्स लगाए। अगर पेट्रोल 100 रुपया लीटर है तो पता है इंटरनेशनल में कितना रुपये, $95 प्रति बैरल चल रहा था, 90 से $95 प्रति बैरल चल रहा था। ठीक है, क्रूड ऑयल। तो इंडिया में रेट जानते हो कितना था? 100 रुपया लीटर, अभी भी 100 रुपया लीटर जो है। अब पता है इस समय क्रूड कितना चल रहा है?
65 से $70 प्रति बैरल चल रहा है। और इंडिया में तेल का रेट पता है कितना है? 100 रुपये। इसीलिए वो जीएसटी में नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है मज़ा इसी में है। इसीलिए देखो कि पेट्रोलियम और ये सब जीएसटी से बाहर रखे हैं, लिकर भी पेट्रोलियम भी, क्योंकि भैया देखो गाड़ी को भी तेल चाहिए और आदमी को भी तेल चाहिए चलने के लिए। ठीक है, जिनका ट्यूबलाइट नहीं जल रहा है भाई, कहने का मतलब है कि गाड़ी को भी अपना तेल चाहिए, पेट्रोलियम, और आदमी को भी अपना तेल चाहिए, शराब। ठीक है, तो दोनों जो है जीएसटी में नहीं आता है। ठीक है, दोनों जीएसटी से मुक्त रखा गया है। सरकार को जैसा मन करे वैसे टैक्स लगाए। यही रीज़न है कि जैसे मान लो तुम क्या कहते हैं, जेडी का बॉटल जो है अगर आप दिल्ली में खरीद रहे हो तो मान लो 2,500 रुपये का, तो पता चलेगा यूपी में 3,500 रुपये का है। जैक डैनियल्स लिकर की बात कर रहा हूँ मैं। सरकारें अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा रही हैं जितना मन करे। ठीक है, ब्लू लेवल अगर दिल्ली में 21,000 रुपये का, तो यूपी में पता चलेगा 27,000 रुपये का। लिकर की बात कर रहा हूँ, शराब की। अपने अपने हिसाब से टैक्सेस लगा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, मेरा शराब से संबंध नहीं है, बस मुझे पता है रेट के बारे में। ठीक है, हाँ, डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, नहीं तुमको लगे पता चला कि जब सर सेवन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा इस पर, क्या कहते हैं कि ये समझो कि बेसिकली रोल क्या है इन सारी चीज़ों का। तो इंडिया क्या है ना, इंडिया कहता है कि हम किसी के साइड से नहीं है। इंडिया कहता है हमारी पॉलिसी खुद की है, हमारा झोपड़ी ही रहेगा, खुद का रहेगा, ना हम अमेरिका के साइड से हैं ना हम रसिया के साइड से हैं। क्यों? इन दोनों के बीच में फंसोगे ना तो चक्की में पिसा जाओगे। दोनों की ही तो इंडिया का भैया ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी अच्छा, जो हमको सस्ता में देगा हम उसके साइड हैं। रसिया कहा कि हम तुमको तेल 65 रुपये हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा भाई तुम रसिया से तेल नहीं खरीदोगे, हम सैंक्शन लगाए हैं। तो भारत ने जानते हो क्या कहा? ऐसा करो तुम ही 65 रुपये हम दे दो, हमको नहीं जाएंगे उसके पास, और ये वो देगा नहीं। तो इंडिया ने कहा भाई तुम ही दे दो 65 रुपये में, कि स्पेंसर्स वाले अगर हमको 5 रुपये में मैगी दे दें तो हम जाएंगे ही नहीं बिग बाजार में। तुम खुद बताओ, क्लास आप खुद बताइए, अगर तुमको ब्लिंकिट वाले मैगी 5 रुपया में दे रहे हैं, तुम क्यों जाओगे जेप्टो पे खरीदने? जाओगे क्या? नो सर। नो सर। तो इंडिया ने कह दिया ना ब्लिंकिट हमारा भाई ना हमारा भाई जेप्टो, जो हमको मैगी 5 रुपया में देगा हम उसके तरफ से हैं। ठीक है, सिंपल सा बात ये है। और बहुत सी कंट्रीज का क्या है कि भैया उनका साइड क्लियर है कि उसी के साइड से खड़े हैं, इसीलिए जियो पॉलिटिक्स में बड़ा दिक्कत होता है कई बार। ठीक है, क्योंकि होता है कि अपनी पॉलिसी से लेकर हर चीज़ सरेंडर कर दी है, और इंडिया से पूछोगे तो इंडिया बार बार कहेगा साहब किसी की तरफ से नहीं है। इसीलिए देखोगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं तो पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रही है, तो इंडिया से पूछोगे जो जानते हो तो इंडिया क्या कहता है? हम अभी विचार कर रहे हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बता देंगे क्या कहना चाहते हैं। फॉरेन पॉलिसी के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहेंगे, वो जब पूरी दुनिया गाली दे रही होगी तो इंडिया आएगा 10 दिन बाद, इंडिया क्या कहेगा? वेल द यूएस टैरिफ्स आर नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, बट वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद आवर फ्रेंडली अलाइक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी विल लुक फॉर द मैक्सिमम नेगोशिएशंस बिकॉज सच टैरिफ्स आर नॉट हेल्दी फॉर आवर इकोनॉमी। भारत ये सब बयान देता है, ये नहीं कि चाइना की तरह खड़ा हो गया अमेरिका हम पे सैंक्शन लगाएगा, हम भी तुम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। भारत ये सब नहीं है। भारत में तुम देखोगे पॉलिसी लेवल पे अच्छा इन्होंने ऐसा हुआ है, हम इस पर विचार करके बताएंगे। 3 दिन बाद कोई अफसर आएगा जो बहुत एकदम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात को कह जाएगा कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगा इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन हम अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं, तो हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, हम सोचेंगे सैंक्शन पर क्या करना है। इंडिया कभी गाली नहीं दे रहा होगा, बस इंडिया ये देख रहा होगा कि अब अमेरिका में चीज़ें महंगी हो रही हैं और ये टैरिफ के कारण, तो हम क्या और ऐसा माल है जो सस्ता बेच सकते हैं, बस इंडिया ये देख रहा होगा। तो पता है इस पॉलिसी का ना बहुत बार नुकसान भी होता है, लेकिन पता है 75 साल से देखोगे तो इंडिया अपने आप में एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। 1948 के बाद 1947 के साथ बहुत सारे देश बने, सब खत्म हो गए। जो डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया, देखोगे कि अपने इंटरेस्ट के, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए उसके साथ भी सर्वाइव कर रहा है कि हाँ भाई हमारा ये पॉलिसी है, हम ये चीज़ है। तो ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ तो अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सभी जगह पर होती है कि इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए। ठीक है, कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी में किसी की साइड से नहीं खड़े रहते हैं भैया, जो कुछ है हमारा खुद का व्यवस्था रहेगा। ठीक है,
तुम इंटरस्टेलर जैसा मूवी बनाओ 300 करोड़ में, हम अपना रॉकेट बना लेंगे 300 करोड़ में, हम भी जाएंगे मून पे। तो देखा करो भारत का क्या है, इंडिया अपने आप में एक विचित्र कंट्री है। तुम देखोगे जो भी कंट्रीज जो ऐसी हैं जो मून पे गई हैं, उनके यहाँ खाने का दिक्कत नहीं है, गिनती के 2-3 कंट्रीज जो गए हैं। और इंडिया देखोगे उसका खाने का भी दिक्कत है, तो भी कह रहा हम भी जा रहे हैं मून पे। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है, तो हम देखोगे तब भी हम लोग सैटेलाइट भेज रखे हैं। इसरो देखोगे इंडिया में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हमारा खुद का रॉकेट और ये सब देखोगे कि जा रहा है। तो इंडिया का ये चीज़ है पॉलिसी लेवल पर। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वे में हर चीज़ बनाने की कोशिश की है। हाँ, ये डिबेट हो सकता है कि सब तक सक्सेसफुल है नहीं है। ठीक है, यस चैतन्य, काइंडली रीड। North Atlantic Treaty Organization (NATO) is a military alliance established by the North Atlantic Treaty, also called the Washington Treaty of April 1949, by the United States, Canada, and several Western European nations to provide collective security against the Soviet Union. There are currently 32 member states. Its original members were Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom, and the United States. थैंक यू। Joining देखोगे the इन सब का, आप original इन सब देखोगे ये सब अटलांटिक ओशन पर इन सब का एक्सेस है। ठीक है, तो बेसिकली ओरिजिनली यही थे, किसको काउंटर करने के लिए, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए लोग बनाए थे। लेकिन आज क्या हुआ है, विद टाइम केवल इतने ही मेंबर थे, और अब देखोगे कितने हैं, 32 मेंबर हो गए हैं इसके। 32 मेंबर्स बना लिया नाटो। फिर क्या है, नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो इज स्वीडन, विच बिकेम द 32nd मेंबर ऑन 7 मार्च 2024। ठीक है, तो देखिए क्लास, अभी स्वीडन देखोगे, स्वीडन जाके नाटो का मेंबर बन गया। पता है कैसे बना? नाटो का मेंबर बनना था किसको, यूक्रेन को। यूक्रेन उलझ गया रसिया के साथ। स्वीडन देखा कि अबे ये दोनों तो उलझ गए हैं, लड़ाई कर रहे हैं। स्वीडन क्या किया, चुपके से अपने असेंबली में बिल पास किया और नाटो से जाके पास करा लिया, नाटो में शामिल हो गया, जिसको कोई शामिल नहीं होना था। तो रिसेंटली देखोगे स्वीडन शामिल हुआ। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, पहला चीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नाटो का फुल फॉर्म क्या है। टोटल नाटो में कितने मेंबर स्टेट हैं, 32। लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो, स्वीडन। लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन नाटो क्लास, स्वीडन। टोटल मेंबर कितने हैं, 32। फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, तो चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में लूसेंट जीके का बुक लेके आइएगा, वहां पर इंडियन पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एंड दैट विल बी ऑल फॉर जनरल अवेयरनेस देन। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी का फर्दर जो कुछ कंटेंट वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सो दैट विल बी ऑल। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ डाउट क्वेरी है पूछ सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक इट। थैंक यू। यस स्नेहा। हाँ सर, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग यस मिल जाएगी, सब आ जाएगा। ठीक, ओके सर, निश्चिंत रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।